हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर UGC नेट जून 2024 के लिए हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू कर रखा है। और उसी के संदर्भ में हमारी चल रही है इकाई नंबर यानी कि यूनिट नंबर 8 जिसके अंतर्गत आते हैं आपके नाटक। और नाटक जो पर्टिकुलर दे रखे हैं भारतेंदु का, जैसे अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, जयशंकर प्रसाद, तो ये कुछ एक चुनिंदा नाटक हैं। और केवल ये नाटक पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। तो क्योंकि एक और यूनिट है, मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ तो ये पर्टिकुलर नाटक दे रखे हैं यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत, और यूनिट नंबर 2 पर चलेंगे हम अभी। मैं आपको दिखाती हूँ यूनिट नंबर 2। तो ये है यूनिट नंबर 2। इसके अंतर्गत ये यहाँ पर हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत आप देखेंगे कि ये नाटक भी दिया गया है। कभी आप ये सोचो कि यूनिट नंबर 8 के अंदर जो 8-10 नाटक दे रखे हैं, हम केवल वो नाटक पढ़ लें और हमारा काम चल जाए, तो उनसे आपका काम नहीं चलने वाला है। वो भी मैं आपको एक एक वीडियो में तीन तीन नाटक करके करवा दूंगी। लेकिन सबसे पहले हम ये करेंगे कि हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, यानी कि नाटक के विकास के चरण। तो हम नाटक का विकास किस प्रकार से हुआ, हम उसी प्रकार से पढ़ा रहे हैं। जैसे कि नाटक के विकास को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला भारतेंदु युगीन नाटककार थे, दूसरा हमारा प्रसाद युगीन नाटककार है, और फिर उसके बाद आएगा प्रसादोत्तर नाटककार। तो ये इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल से और सीधे परीक्षा में आने लायक जो पॉइंट्स थे वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाल दिए थे। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ चुके हैं भारतेंदु युग तक। भारतेंदु युगीन जो नाटक था यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम सारा पढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रसाद युग, और उसके बाद पढ़ेंगे प्रसादोत्तर युग, फिर स्वातंत्र युग, फिर साठोत्तर युग और नया नाटक। ठीक है, ये हम, और फिर प्रमुख नाट्यकृतियां, प्रमुख नाटककार, और वर्ष 2000 तक। तो ये जो पॉइंट लाइन है ना आपकी, प्रमुख नाट्यकृतियां और प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक, ये हम इसके साथ साथ ही करवा रहे हैं। जैसे कि प्रमुख नाटक और नाटककार भारतेंदु युगीन के मैंने करवा दिए हैं। आज की वीडियो में हम प्रसाद युगीन जो नाटक है और नाटककार हैं वो पढ़ेंगे सन 2000 तक के, और तीसरी वीडियो हम डालेंगे प्रसादोत्तर युग की। तो ये यहाँ से मैंने आपको समझा दिया है। और उसके बाद पर्टिकुलर जो यूनिट नंबर 8 है वो भी आपके ध्यान रखना है आपको। जैसे कि हमने भारतेंदु के नाटक पढ़े तो उनमें अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा भी आ गया था। अब जयशंकर प्रसाद के पढ़ेंगे तो उनमें ये भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो देखिए, मैं हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़वाती हूँ, और ये सिलेबस, अगर किसी भी स्टूडेंट को ये सिलेबस समझ में नहीं आया है तो मेरे चैनल पर मैंने UGC नेट सिलेबस कंप्लीट डिस्कशन के नाम से एक वीडियो डाल रखी है। और यूनिट वाइज मैंने जो है सारा प्लेलिस्ट बना रखी है। जैसे यूनिट नंबर 6 उपन्यास, कहानी, निबंध, इनके नाम से मैंने यूनिट वाइज जो है प्लेलिस्ट बना रखी हैं। और 9 यूनिट हम करवा चुके हैं, और 10 यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कहानी भी हम करवा चुके हैं, और अब उपन्यास भी हमारा पूरा हो चुका है। तो मेरा मई तक टारगेट था कि इसे पूरा करना है। तो आपने नहीं देखी हैं तो आप वीडियो देख लें। और शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको तृतीय उत्थान नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर द्वितीय उत्थान आपको लिखना है, द्वितीय उत्थान, और फिर लिखना है प्रसाद युग। ऐसे आपको अपना हेडिंग डाल लेना है, अपने नोट्स से साथ साथ तैयार करने हैं। और फिर उसके बाद हम डालेंगे MCQs। अगर आज टाइम रहा तो मैं उपन्यास के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो सारे मैं आज डाल दूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रसाद युग। और कहाँ से पढ़ रहे हैं ये भी मैंने आपको अभी अभी दिखाया। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, एक भी पॉइंट हम सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये तो था UGC नेट वाले कैंडिडेट के लिए। और उसके बाद जो बच्चे TGT, PGT, एस्टेट और DSSB या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस तरीके के जो पॉइंट्स दे रखे हैं सीधे तौर पर उन्हें पढ़ते जाएं, तो काफ़ी हद तक आपको इसकी सहायता मिलेगी। और अगर आप सभी के नाटक और नाटककारों के जो नाटक हैं वो याद कर लेते हैं तो फिर आपके नंबर कटने की कोई संभावना नहीं रहती है। शुरू करते हैं प्रसाद युग। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पहला जो युग बताया था भारतेंदु युग, मैंने 1857 से 1900 तक बताया था। और आज का युग हम 1900 से बाद का पढ़ेंगे, 1900 से लेकर 1900
50 है शायद, यहाँ तक का युग जो है हम आज के उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रसाद युग, तो प्रसाद युग किसके नाम पर पड़ा है? जयशंकर प्रसाद के नाम पर ये युग है। तो जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अब जैसे DSSB जैसे एग्जाम है, वहाँ पर तो सीधा यही प्रश्न पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के नाटककार हैं, तो एक ऐतिहासिक नाटककार हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सन 1910 में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि जयशंकर प्रसाद का जो प्रथम नाटक है वो कौन सा है, तो वो सज्जन है। और कब प्रकाशित हुआ था? 1910 में प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद के नाटक निम्नलिखित बताए जाते हैं। तो जो जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं उन्हें हम क्रम से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से विषय वस्तु के साथ पढ़ेंगे। और जयशंकर प्रसाद युगीन नाटक के नाम से मैंने एक वीडियो और डाल रखी है, लेकिन वो जो वीडियो थी वो सब्जेक्टिव पेपर के तरीके से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और आज की जो वीडियो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर के तरीके से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो UGC नेट का पेपर होगा या फिर DSSB का पेपर है या फिर टेट का पेपर है, तो यहाँ वो पेपर हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आज की वीडियो जो है हम ऑब्जेक्टिव के तरीके से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक, सबसे पहला ही नाटक है, फिर उनका प्रकाशन वर्ष और फिर नाटक का विषय क्या है। तो सबसे पहला ही नाटक है, मैं इसकी ट्रिक भी आपको बहुत ही अच्छी बताऊंगी, क्योंकि भारतेंदु में भारतेंदु के नाटक और जयशंकर प्रसाद युग में जयशंकर के नाटक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सज्जन 1910 में प्रकाशित हुआ, और सज्जन का जो कथानक है वो महाभारत से लिया गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखना, ये सारे जयशंकर के प्रसाद के नाटक हैं और उनके सभी नाटक के प्रकाशन वर्ष दे रखे हैं यहाँ पर। आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। नोट्स बनाइए अपने अच्छे से। सज्जन पहला कौन सा था? सज्जन, आप नोट्स बना लेना। सज्जन 1910 में, और इसका जो कथानक है वो महाभारत से लिया गया है। तो कैसे याद रखेंगे? सज्जन, कल्याणी, सज्जन और कल्याणी, मतलब सज्जन मेल है, कल्याणी फीमेल है। सज्जन और कल्याणी करुणालय में जाते हैं प्रायश्चित करने के लिए। ऐसे ध्यान रखना है, सज्जन और कल्याणी करुणालय में जाते हैं प्रायश्चित करने के लिए। और फिर राजश्री, विशाख और अजातशत्रु, ये तीनों क्या करते हैं? ये उसमें कहाँ पर जाते हैं? करुणालय में, मतलब करुणालय में जाते हैं। करुणालय में क्या हो रहा होता है? यज्ञ होता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। तो राजश्री, विशाख और अजातशत्रु ये तीनों मिलकर जन्मेजय का नाग यज्ञ करते हैं और कामना करते हैं स्कंदगुप्त के लिए। क्या कामना करते हैं? कि वो एक घूंट अमृत पी ले चंद्रगुप्त के लिए। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? सज्जन और कल्याणी, सज्जन और कल्याणी, सज्जन और कल्याणी, दूसरा और है सज्जन और कल्याणी, परिणय है ये, भाई पूरा नाम है कल्याणी परिणय। सज्जन और कल्याणी करुणालय में जाते हैं प्रायश्चित करने के लिए, और उनके साथ जाते हैं राजश्री, विशाख और अजातशत्रु, तीनों जाते हैं। और फिर जन्मेजय का नागयज्ञ करते हैं, और नागयज्ञ में कामना करते हैं, नागयज्ञ में कामना करते हैं कि स्कंदगुप्त एक घूंट अमृत पी ले। किसके लिए? चंद्रगुप्त के लिए। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चंद्रगुप्त जो नाटक है विशेष तौर पर आपके सिलेबस में अभी जो यूनिट नंबर 8 मैंने दिखाई थी उसके अंतर्गत दिया गया है, तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो चंद्रगुप्त इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, 1931 में प्रकाशित हुआ। क्रम से आप इन्हें लगा लेना। एक बार जो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था उसमें कामना पूछा गया था, 1927 में प्रकाशित हुआ। अजातशत्रु मतलब एक शत्रु और एक मित्र, तो 1922, यानी कि दो बंदे हैं, ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये थे कुछ इनके मैंने ट्रिक बता दी है। अब हम इन्हें पढ़ लेते हैं कि इनकी विषय वस्तु क्या है। कल्याणी क्या है? कल्याणी परिणय 1912, जैसे कि नाम में 2 हैं तो मैं तो ऐसे याद रखती थी, सभी के सन याद करने बहुत मुश्किल है। तो कल्याणी और परिणय 2 अक्षर है, तो लास्ट में 2 है, यानी कि 1912। आपको ऐसे याद रखना है कि 1910 के आसपास जो है पहला नाटक जयशंकर प्रसाद का शुरू होता है। तो दूसरा कौन सा आएगा? कल्याणी परिणय। कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त व शिल्युकस की कथा है, इस तरीके से ध्यान रखना है। और करुणालय में क्या है? इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। देखो, करुणा,
हरिश्चंद्र के अंदर करुणा कूट कूट कर भरी हुई थी, तो ये करुणालय है, ठीक है। और सत्यचंद्र हरिश्चंद्र है, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र, ठीक है। प्रायश्चित, प्रायश्चित इसमें जयचंद की मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। देखो, कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करता है तो उसको लास्ट में पछताना पड़ता है, इसलिए इसका जो नाम है प्रायश्चित है। इसमें जयचंद की मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। पृथ्वीराज और जयचंद की कहानी आपने सुनी होगी। उसके बाद आता है राजश्री। राजश्री का क्या है? इसका आधार हर्ष चरित्र तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। हर्ष बाणभट्ट और हर्ष पढ़ा होगा ना, हर्षवर्धन जो थे, इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, तो ये वही हर्षवर्धन है। और इसके जो समय सीमा है वो 640 के आसपास है, ये राजा बने थे। और हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री आया था ह्वेनसांग, जिसकी बुक थी CUK, क्योंकि ये मैंने हरियाणा जीके में पढ़ा था तो मैं इस संदर्भ में आपको बताया। CUK इसकी पुस्तक का नाम था। ये प्रश्न भी हरियाणा जीके में पूछा जाता है तो मुझे इस प्रकार से याद था। तो ये क्या है कि हर्ष चरित्र तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है, ठीक है। अब आपको याद रह जाएगा ये। और विशाख में क्या है? विशाख का कथानक कल्हण की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि राजतरंगिणी किसकी रचना है, तो ये कल्हण की रचना है। और जो विशाख नामक जो नाटक है उसका जो कथानक है वो कल्हण की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है, ठीक है। विशाख का कथानक, कथानक होता है जिसके दाएं बाएं उस नाटक की पूरी कथा घूमती है, ठीक है। अजातशत्रु इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी, ये तीनों नाम आपने बुद्ध जो पढ़ा होगा, एक 8वीं क्लास में शायद एक पुस्तक लगती है और महात्मा बुद्ध के ऊपर ही है वो सारा, तो वो मैंने स्कूल में पढ़ाया है, इस वजह से मुझे ये टॉपिक याद करने में, और अगर आपको इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी है तो ये चीज़ें आपको याद करने में दिक्कत नहीं होती। तो अजातशत्रु में क्या है? 3 राज परिवार कौन से? मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। कैसे याद रखेंगे? जैसे कि ये 3 राज परिवार हैं, मगध, कौशल और कौशाम्बी, और इनके राजा होते हैं, आपको पता है। और राजा क्या करते हैं कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी होते हैं और सत्ता में लिप्त रहते हैं। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये भी परीक्षित, इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करता है। यानी कि ये था अभिमन्यु और अभिमन्यु का बेटा था परीक्षित, ठीक है। कुछ उनके वंश से संबंधित है ये। तो परीक्षित का प्रतापी पुत्र, इसमें परीक्षित का परीक्षित जो होता है ना, ये एक राजा था और इस राजा की मृत्यु नागों के डसने के कारण हो जाती है। तो इसका जो बेटा है, ये भी मैं हरियाणा जीके के संदर्भ में पढ़ाया हुआ ही आपको बता रही हूँ। इस नाटक में तो क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मिलेगा इसी से संबंधित जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो परीक्षित एक राजा होता है और राजा की मृत्यु जो नागों के डसने के कारण हो जाती है। तो परीक्षित का जो प्रतापी पुत्र है उसका नाम है जन्मेजय। ये अपने पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करता है और नाग यज्ञ करता है, ठीक है। ऐसे याद आपको रखना है। कामना क्या है? 1927 में प्रकाशित हुआ। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। तो ये कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक पात्र है, ऐसे ध्यान रखना है। स्कंदगुप्त, ध्यान रखना है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्कंदगुप्त जो नाटक है 1928 में प्रकाशित हुआ और चंद्रगुप्त 1931 में, और इनके बीच में आता है एक घूट जो कि 1930 में प्रकाशित हुआ। ये एकांकी में भी आता है इनका नाम, ठीक है। तो स्कंदगुप्त, इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगते हैं।
मतलब इसमें दो भाई होते हैं, एक स्कंदगुप्त और एक कुमारगुप्त। तो इनकी जब हम नाटक पढ़ाएंगे तो इसकी स्टोरी जो अगर बताने लगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है। इनकी स्टोरी के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य मतलब ये जो कुमारगुप्त है ये भोग और विलास में लिप्त होकर अपने साम्राज्य का संचालन करता है, और जिसके कारण आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी मतलब जो राजा अपने प्रजा पर ध्यान नहीं देगा, अपने विलासपूर्ण जीवन जिएगा, तो उसका प्रजा की तरफ से कोई ध्यान नहीं रहेगा, ना ही विदेशी आक्रमणों पर कोई ध्यान रहेगा। ठीक है। और उस जिसके कारण उनके आंतरिक कलह बढ़ जाता है। आंतरिक मतलब उसके साम्राज्य के अंदर ही कलह बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, अगर ऐसी परिस्थितियां उसके साम्राज्य में रहेंगी तो लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं कि उसका जो साम्राज्य है उसका क्षय हो जाएगा, मतलब वो पतन की तरफ चला जाएगा। तो ये सारा स्कंदगुप्त में दिखाया गया है। एक घूट इंपॉर्टेंट है, टीजीटी जैसे एग्जाम में सीधे तौर पर पूछा जाता है। एक घूट किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। कब प्रकाशित हुई, 1930 में प्रकाशित हुई। विषय वस्तु क्या है इसकी, इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। यह एक एकांकी नाटक है। मैंने कहा ना, नाटक के अंदर अंक होते हैं, किसी में 5 अंक, किसी में 7 अंक। तो ये जो एक घूट है इसमें एक अंक है, इसलिए ये एकांकी है। एकांकी भी पढ़ेंगे अभी हम हिंदी के अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत, तो उसमें भी इसका नाम आएगा। नेक्स्ट नाटक आता है चंद्रगुप्त, जो कि सन 1931 में प्रकाशित हुआ, और ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। और इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं अलछेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, शिलूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। अब आपने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त और चाणक्य जो था चंद्रगुप्त का गुरु था, और शिलूकस के साथ एक बार इनकी लड़ाई भी होती है, आक्रमण होता है, और शिलूकस की बेटी के साथ अंत में चंद्रगुप्त का विवाह भी होता है। तो ये सारी जो मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ ये मैंने हरियाणा जीके में पढ़ रखी है, और जो बच्चे टीजीटी पीजीटी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी हरियाणा जीके पढ़नी पड़ेगी। और अगर हरियाणा जीके पढ़ाने का तो मेरा भी काफ़ी मन करता है। ये वीडियो अगर कोई टीजीटी वाला पीजीटी एस्टेट वाला कैंडिडेट देख रहा है तो ज़रूर कमेंट करें कि मैम हरियाणा जीके कैसे पढ़े, जिसको थोड़ी सी मुश्किल लगती है तो वो बताएं, मैं उनको आसानी से एग्जाम ओरिएंटेड जो हरियाणा जीके पढ़ा दूंगी। ठीक है। तो चंद्रगुप्त है ये, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, ट्रिक अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। जैसे कि एक लड़की है, उसका कमेंट मेरे पास हमेशा आता है और मुझे बहुत खुशी होती है। तो चंद्रगुप्त नाटक मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट नाटक आता है ध्रुव स्वामिनी, और यहाँ से भी एक पंक्ति आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। 1933 में प्रकाशित हुआ। ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। ठीक है। आगे बताएंगे इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो पंक्तियां बनती हैं, जो कथन बनते हैं, वो सारे हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, नाटक भी मिलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे, और जो जो आपके एग्जाम में आता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। बस आप जम कर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कई मेरे को यहाँ पर ना इसमें यूट्यूब जो स्टूडियो है उसमें मैं देखती हूँ कि 70% जो कैंडिडेट होते हैं वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सन 1912 में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारणी पत्रिका में हुआ था। अभी मैंने आपको बताया कि जयशंकर प्रसाद का जो पहला नाटक का था वो था सज्जन, और ये मैंने भी रट रखे हैं बिल्कुल। सज्जन 1910 में प्रकाशित हुआ। सज्जन और कल्याणी करुणालय में जाते हैं। किस लिए जाते हैं? पश्चाताप करने के लिए जाते हैं। राजश्री, विशाख और अजातशत्रु उनके साथ जाते हैं और कामना करते हैं स्कंदगुप्त के लिए कि एक घूंट अमृत पी ले चंद्रगुप्त के लिए। ये देखो मैंने बिना देखे आपको सुना दिया है। लास्ट में ध्रुव स्वामिनी भी है। तो सज्जन 1910 में प्रकाशित हुआ, और जो उसके सज्जन के बाद आता है कल्याणी परिणय, ये 1912 में प्रकाशित हुआ। नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है, मतलब इसी के अंतर्गत, ये अभी बताया था मैंने, देखो यहाँ पर लिख रखा है कि
कि देवी चंद्रगुप्त के आधार पर ही लिखा गया है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त जो नाटक है वो कल्याणी परिणय का परिवर्धित रूप है। ये कल्याणी परिणय का परिवर्धित रूप है। ठीक है, मतलब उसी से मिलता जुलता है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया। अब आप ये मत समझना कि चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन क्या कह रहा है, क्योंकि ये जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ इसमें कंटेंट बहुत ही अच्छे से दिए गए हैं, गलतियां होने की बहुत ही कम संभावनाएं हैं। तो प्रसाद के जो नाटक है चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 ईस्वी में दोबारा से अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से भी प्रकाशित हुआ, यानी कि जो चंद्रगुप्त है नाटक है वही अभिनव चंद्रगुप्त भी है। चंद्रगुप्त नाम से 1931 में प्रकाशित हुआ और अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से 1933 में प्रकाशित हुआ। अब देखना कितनी अच्छी अच्छी बातें आएंगी यहीं पर आपको मिलेंगे। बस एक बार जमकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र, प्रसाद के नाटकों के, अभी हमने देखो जयशंकर प्रसाद के सारे नाटक पढ़े, उनके सन पढ़े, उनके से संबंधित जो विषय वस्तु थी वो पढ़ी, और अब क्या है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं ये भी हम साथ साथ देख लेते हैं। और एक पात्र जरूर पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो को बस आप इतना शेयर करें, काफ़ी शेयर करें, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। ठीक है, और मैं काफ़ी मन करके आज की वीडियो बना रही हूँ, काफ़ी अच्छे से पढ़ा भी रही हूँ इसमें, और सारे कंटेंट भी हैं। तो प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र, पहला नाटक है स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये जब आप दोनों देखेंगे तो ये आपके नाटक में दे रखे हैं, पर्टिकुलर जो नाटक दे रखे हैं यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत, तो आपको एक भी इनका पात्र नहीं छोड़ना है। ठीक है, स्कंदगुप्त में कौन कौन है आपको बता देती हूँ। स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त और कुमारगुप्त और पृथ्वीसेन। अब आप क्या सोचेंगे कि मैम क्या सारे याद होते हैं? नहीं, अब याद रखना है कि स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त में पात्र मुख्य है स्कंदगुप्त, उसके बाद कौन है, इसी का भाई एक कुमारगुप्त, ऐसे याद रखना है कुमारगुप्त, और साथ में कौन है, पृथ्वीसेन। बस पृथ्वीसेन, और अक्सर पूछ लेते हैं भट्टार्क भी, भट्टार्क भी आपको याद रखना है, भट्टार्क। ठीक है, ये 3 जरूर याद रखना, 3 नहीं 4 हो गए, पृथ्वीसेन, भट्टार्क, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। और स्त्री पात्र हैं देवकी, देवसेना और विजया। देवसेना पूछ लेते हैं और विजया भी पूछ लेते हैं, दोनों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त के पात्र, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चंद्रगुप्त की भी आप पात्र कैसे करेंगे कि ये चंद्रगुप्त नाटक है, तो चंद्रगुप्त तो मेन इसका कथानक होगा ही होगा, तो चंद्रगुप्त तो है ही है इसमें। फिर कौन है, चंद्रगुप्त का गुरु कौन था, चाणक्य, जो इसका दिशा निर्देश करते थे। ठीक है, चाणक्य, और सिंहहरण, सिंहहरण भी है, काफ़ी इसका रोल है, तो पूछ भी सकते हैं। सिंहहरण, आम्भिक, राक्षस, पर्वतक और शिलुकस। देखो कैसे याद रखेंगे, अभी मैंने एक थोड़ी सी स्टोरी बताई थी कि चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त को चाणक्य ही सारी शिक्षा देता है, शिक्षित करता है, और चंद्रगुप्त के अंदर ही चाणक्य को कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि भावी जो राजा है वो चंद्रगुप्त हो सकता है, तो इसको काफ़ी विद्या देते हैं, काफ़ी पढ़ाते लिखाते हैं, और एक राजा बनने लायक, जो शिलुकस यानी कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनका सामना कर सके। तो चंद्रगुप्त सिल्यूकस के साथ लड़ाई भी करता है और युद्ध में विजयी भी होता है, बाद में सिल्यूकस के लड़के से शादी भी करता है। तो आपको याद रह जाएंगे चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिंहहरण। ठीक है, और स्त्री पात्र हैं इसमें कार्नेलिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्नेलिया और कल्याणी, दोनों याद रखना है। कार्नेलिया, कल्याणी, मालविका, अलका, सुहासिनी, ये अगर आपको तीनों याद नहीं रहती हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्नेलिया और कल्याणी। ठीक है, कार्नेलिया है या कल्याणी, इनमें से शायद कार्नेलिया है जो सिल्यूकस की बेटी है, मुझे अच्छे से कंफर्म नहीं है, लेकिन है दोनों में से एक, इनमें से एक इनकी बेटी है जो चंद्रगुप्त के साथ इनका विवाह होता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट आता है ध्रुव स्वामिनी, जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ, 1933 में। और इसमें कौन कौन है, ध्रुव स्वामिनी एक स्त्री पात्र है, ध्रुव स्वामिनी, और ध्रुव स्वामिनी को पाने वाले 2 लोग हैं, एक तो चंद्रगुप्त है
और दूसरा है रामगुप्त। आपको याद रखना है, दोनों भाई हैं ये, सॉरी, चंद्रगुप्त मतलब ध्रुव स्वामिनी को पाने के लिए एक तो चंद्रगुप्त है और एक रामगुप्त और एक शिखर स्वामी, तो दो ही हैं ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी की एक पंक्ति है, अधिकार सुख कितना कुछ ऐसे है, मैं जब पंक्ति आएंगी तब बताऊंगी, और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का परिवर्तन माना जाता है। मतलब आपसे पूछे कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत समस्यात्मक नाटकों का परिवर्तन कब से हुआ, तो ये ध्रुव स्वामिनी नाटक से शुरू हुआ। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। मैं कह रही ना, ध्रुव स्वामिनी को लेकर इसमें जो है चंद्रगुप्त और रामगुप्त, इन दोनों के बीच में वो होती है, विवाद होता है। तो इसमें विवाह से संबंधित अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को ही उठाया गया है। चंद्रगुप्त प्रसाद के नाटकों के प्रमुख संवाद, गीत एवं कथन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये समझ लो कि एक प्रश्न आप अपना कन्फर्म ही समझें। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। अब देखना ये किसकी है, मतलब ये जो मैं पंक्तियां पढ़ रही हूँ ये कार्नेलिया कहती है और किससे कहती है, चंद्रगुप्त से कहती है। क्या कहती है और किसके बारे में कहती है, भारत देश के बारे में कहती है। भारत देश से उसे काफ़ी प्रेम हो जाता है इसमें नाटक में, ठीक है। तो क्या कहती है, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। जैसे कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी जन्मभूमि से प्रेम होता है, उसी प्रकार से कार्नेलिया को भी हमारे भारत देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, देखो कैसे कैसे उसने प्रशंसा की है। श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिता मतलब नदियों की माला पहने हुए, शैल श्रेणी का मतलब पर्वत, ठीक है, और हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी और शीतकाल की धूप मतलब सर्दियों की धूप, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, भोले कृषक तथा सरल कृषक बालिकाएं मतलब किसानों के जो बच्चे हैं और जो भोले भाले कृषक हैं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। वो कहती है कि बाल्यकाल में जो मैंने कहानियां सुनी थी उनकी जीवती जागती प्रतिमाएं मैंने भारत देश के अंदर देखी हैं। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, ये प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है, कदापि नहीं। कार्नेलिया कहती है कि भारत भूमि को मैं भुला नहीं सकती। ये अन्य देशों की जन्मभूमि है, ये भारत मानवता की जन्मभूमि है। मतलब भारत भूमि को मानवता की भूमि कहा है और अन्य देशों की जन्मभूमि कहा है। कार्नेलिया के कथन है ये सारा जो मैंने अभी तक बताया, और ये चंद्रगुप्त नाटक से लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कार्नेलिया। ये नेक्स्ट आता है, कार्नेलिया का ही है एक कथन है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये बात कार्नेलिया कहती है और सुवासिनी से कहती है। कार्नेलिया सुवासिनी से कहती है, और ये पात्र मैंने आपको अभी बताया था, कार्नेलिया, कल्याणी और ये सुवासिनी। अब आपको याद हो जाएगी, चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं कार्नेलिया, कल्याणी, सुवासिनी। ऐसे जब आप पढ़ेंगे तो पात्र आपको अपने आप याद हो जाएंगे। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये बात चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त से कि महत्वाकांक्षा का जो मोती होता है वो निष्ठुरता की सीपी में रहता है। इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये भी, और ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है। तीनों ही कथन महत्वपूर्ण है। अरुण ये मधुमेह देश, हाँ ये गीत गाती है वो भारत देश की प्रशंसा करते हुए कार्नेलिया ये गीत गाती है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ, इन पंक्तियों को गांठ बांध ले, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और कार्नेलिया द्वारा रचित ये नई कार्नेलिया द्वारा बोली गई पंक्तियाँ हैं जो कि चंद्रगुप्त नाटक से ली गई हैं। हेमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। संवेद गायन मतलब ये भी गीत का ही एक गायन है, ठीक है। उसके बाद आता है, ये मैंने आपको चंद्रगुप्त नाटक से बताए हैं, ये जितने भी कथन हैं, संवाद हैं, गीत हैं,
ये दोनों गीत ये भी चंद्रगुप्त नाटक से हैं, और कथन है ये भी चंद्रगुप्त नाटक से हैं। अब स्कंदगुप्त नाटक से और देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था ये जो पंक्ति है, अधिकार सुख कितना मादक और सारीन होता है, एक बार ये आया था पेपर में और मेरा भी बिल्कुल सही था। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं ये, और इसमें ये अभिव्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत भी आता है कि इसमें थोड़े से में भी बहुत कुछ कहने का सामर्थ्य रखती हैं ये पंक्तियां। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। जब आप काव्य पढ़ेंगे तो काव्य में पढ़ेंगे कि काव्य ऐसा होना चाहिए जो कम में ज़्यादा समेटने की क्षमता रखता हो। तो इसी प्रकार की पंक्तियां हैं जो दो ही पंक्तियां एक ही लाइन में बहुत कुछ कहने का ताकत रखती हैं, सामर्थ्य रखती हैं। तो सीधे तौर पर याद रखना है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, तो स्कंदगुप्त का आत्मकथन है ये, स्कंदगुप्त का। ठीक है। प्रसाद युगीन ऐतिहासिक नाटक, अब ये तो थे सारे कथन और वो आ गई हैं। अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ रहे हैं प्रसाद युग। तो प्रसाद युग के अंदर जिसके नाम से नामकरण किया गया है जयशंकर प्रसाद, तो प्रसाद जी के जो नाटक थे उनके बारे में तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, और इन्हीं के समकालीन जितने भी नाटककार थे उनके नाटक और देख लेते हैं। तो ऐतिहासिक नाटक कौन से हैं, जैसे कि हरिकृष्ण प्रेमी महत्वपूर्ण है, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिवा साधना। तो हरिकृष्ण प्रेमी जो है, जो हरिकृष्ण से प्रेम करेगा वो रक्षा का धागा बांधेगा, और फिर रक्षा का धागा बांधने के बाद पाताल पर भी विजय कर लेगा, विजय करेगा तो प्रतिशोध का बदला ले लेगा, और शिव की साधना करने से ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, शिवा साधना। ध्यान रखने हैं, ये ऐतिहासिक नाटक हैं सारे। चतुरसेन शास्त्री का कौन कौन से ऐतिहासिक नाटक हैं, एक तो उत्सर्ग और एक अमर सिंह राठौर। ठीक है। उदय शंकर भट्ट के हैं चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, दाहार तथा सिंध पतन और अंबा। ये जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इतिहास के जो करेक्टर हैं उनके नाम पर हैं ये, तो ये ऐतिहासिक नाटक हैं उदय शंकर भट्ट के। उसके बाद महत्वपूर्ण आता है फिर नेक्स्ट और हैं, अभी ऐतिहासिक कुछ नाटक और बच रहे हैं, जिसमें चंद्रगुप्त विद्यालंकार का अशोक और रेवा, बद्री ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रेमचंद का देख सकते हो जो करबला नाटक है, करबला और संग्राम, दो नाटक थे मुंशी प्रेमचंद जी के, करबला और संग्राम। तो जो करबला नाटक है ये भी ऐतिहासिक है, और पूछा जाता है पेपर में। गोविंद वल्लभ पंत का राजमुकुट और वरमाला, ये दोनों ऐतिहासिक है। अंतपुर का छिद्र, वैसे इसके नाटक बहुत सारे हैं, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत के आगे नाटक पढ़ेंगे, लेकिन ये जो दो नाटक है राजमुकुट और वरमाला, ये दोनों ऐतिहासिक नाटक हैं। पांडे बेचैन शर्मा उग्र का है महात्मा ईशा, रामवृक्ष बेनीपुरी का आमपाली, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पढ़ते हैं प्रसाद युगीन सामाजिक नाटक। ठीक है। अभी राइटर यही रहेंगे जो अभी तक थे। आप चाहें तो गोविंद वल्लभ पंत के एक जगह लिख ले सारे नाटक, पांडे बेचैन शर्मा के एक जगह लिख ले, और फिर उनको अंडरलाइन करके या लिख लें कि ये ऐतिहासिक है और ये सामाजिक है। ठीक है। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का है अत्याचार का परिणाम हिंदू विधवा नाटक। ठीक है। प्रेमचंद का ये संग्राम, अभी मैंने आपको बताया था करबला और संग्राम दो नाटक है प्रेमचंद के। तो जो करबला था वो ऐतिहासिक था, और जो संग्राम है ये सामाजिक है, क्योंकि समाज में ही संग्राम होते हैं। ठीक है। इतिहास में भी होते हैं वैसे तो। नेक्स्ट है सुदर्शन का है अंजना ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भाग्य, ये इंग्लिश के नेम पर है, करें तो आप कर लें। और गोविंद वल्लभ पंत का है कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, ये सामाजिक नाटक हैं। पांडे बेचैन शर्मा का है चुंबन और डिक्टेटर, तो इनके आप एक ही साथ लिख लेना सारे। सेठ गोविंद दास का प्रकाश, उदय शंकर भट्ट का कमला, ये सामाजिक नाटक थे। और प्रसाद युगीन कुछ हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक है, जिनमें पहला नाम आता है हास्य व्यंग्य में तो जीपी श्रीवास्तव का। जीपी श्रीवास्तव के जितने भी नाटक हैं बहुत ही मज़ेदार हैं सारे, याद करने की ट्रिक भी आसान बनती है इसकी। कैसे करेंगे कि जीपी श्रीवास्तव जो आदमी है वो उलट फेर करने वाले हैं। भाई हंसी कब आएगी, जब उलट फेर करेंगे तभी तो हंसी आएगी। अब वो एक दुमदार आदमी है, जैसे कुत्ते की दुम होती है ना, मतलब उलट फेर करने वाला। मैंने तो ऐसे कर रखा था
कि ऐसे ही आप भी कर लें। जीपी श्रीवास्तव, उलटफेर करने वाला, दुमदार आदमी, और भाई गड़बड़ झाला, उलटफेर भी करता है, गड़बड़ भी करता है, और दुमदार आदमी है। नाक में दम कर रखा है, मतलब नाक में दम उर्फ जवानी बनाम, ठीक है, मतलब नाक में दम कर रखा है, ये इसी का नाम है पूरा। भूल चूक, मतलब भूल चूक करता रहता है, चोर के घर छिछोर, और साहित्य का सपूत, और ये रहने देना आप सारे, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप यही देखेंगे मुख्य मुख्य जो बुक्स में है यही दे रखे हैं। तो ये सारे हास्य व्यंग्य परक नाटक हैं, और रामदास गौड़ का है ईश्वरीय न्याय करें तो कर लेना। उसके बाद आते हैं प्रसाद युगीन पौराणिक नाटक, धार्मिक और पौराणिक नाटक। अंबिका दत्त त्रिपाठी का है सीए स्वयंवर नाटक, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि धार्मिक नाटक है। राम नरेश त्रिपाठी का सुभद्रा और जयंत, और वियोगी हरि छदम योगिनी, ये आप रहने देना, यहाँ से देखना। हरियोध का ये इम्पोर्टेंट है, और सेठ गोविंद दास का कर्तव्य, ये आपको याद रखना है। हरियोध का प्रद्युम्न विजय व्यायोग, रुक्मणी परिणय, ये दोनों धार्मिक पौराणिक नाटक हैं। और सेठ गोविंद दास का कर्तव्य नाटक है, वो भी धार्मिक पौराणिक है। किशोरी दास वाजपेयी सुदामा, आप करें तो कर लेंगे, ठीक है। ये लास्ट पेज है आज की इस वीडियो का। तो मैथिली शरण गुप्त का है, आगे देखें माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्ण अर्जुन 1918 में, ये भी धार्मिक पौराणिक का नाम से पता चल रहा है। अब आ जाओ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पेपर में सीधा लिखा हुआ आएगा कि अनग्य जो है ये नाटक किसकी रचना है, और अधिकतर बच्चों को नहीं पता होता है इस नाम का, अनग्य। तो ये है मैथिली शरण गुप्त का, अनग और तिलोत्तमा, ये दोनों याद रखना, ये दो ही हैं इनके। और उदय शंकर भट्ट का सागर विजय, विद्रोहिणी अम्बा, मत्स्य गंधा, विश्वामित्र राधा, आप करें तो ये कर लें, थोड़ा सा ध्यान रखना बस। नेक्स्ट आता है लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। और समस्या नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है, मैंने बताई थी, ध्रुव स्वामिनी नाटक से शुरू होती है, जो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है, 1933 में प्रकाशित हुआ था। लक्ष्मी नारायण मिश्र के, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल, दो नाम से आपको मिलेंगे, और कंफ्यूज नहीं होना है। और बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताऊंगी, जैसे कि मिश्र है, और मिश्र का हम ज़्यादातर संबंध किससे लेते हैं, पंडितों से लेते हैं, यानी कि ब्राह्मणों से लेते हैं। ये ट्रिक मैं इसलिए बता रही हूँ कि लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा है, अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात। कैसे याद रखोगे, जो अशोक है वो सन्यासी के पास जाता है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, मिश्र मतलब अशोक जो पंडित है वो अशोक मिश्र जो है, आप ऐसे याद रखना, सन्यासी के पास जाता है और मुक्ति का रहस्य जानने की कोशिश करता है, और मुक्ति का रहस्य जानने के लिए राक्षस के मंदिर में जाते हैं, और फिर राजयोग का जो रहस्य है वो उन्हें मिल जाता है, और सिंदूर की होली खेलते हैं आधी रात में, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि मिश्र, मैंने बताया पंडित को ध्यान करके आपको ये सारे नाम याद रह जाएंगे कि सन्यासी ये भाई लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, इंपॉर्टेंट हैं ये सारे। प्रतीकवादी नाटकों की सार्थक संज्ञा अनौपदेशिक कही गई है। अभी एक नाम आया था कि ये अनौपदेशिक उपन्यास है, अनौपदेशिक, ठीक है। तो ये किस प्रकार के जो सार्थक प्रतीकवादी जो नाटक होते हैं उन्हें ही अनौपदेशिक नाटक कहा जाता है। प्रसाद का कामना 1927, पंत का ज्योत्सना और भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना, ये तीनों नाटक अनौपदेशिक नाटक है, ध्यान रखना है। या पेपर में आपसे पूछ ले कि प्रतीकवादी नाटक कौन से हैं, तो प्रतीकवादी नाटक हैं जयशंकर प्रसाद का कामना, सुमित्रानंदन पंत का ज्योत्सना और भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना। ये तीनों ही नाटक प्रतीकवादी नाटकों की सार्थक संज्ञा है, अनौपदेशिक। तो समझ रहे होंगे, इस नाम से भी पूछ सकता है और इस नाम से भी। नेक्स्ट प्रश्न है, गीति नाट्य लेखन का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, और जयशंकर प्रसाद का जो करुणालय है ये हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट,
ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। और अगर इसके अलावा आपको जानना है कि गीति नाट्य कौन कौन से हैं, तो स्पेशल गीति नाट्य पर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि महत्वपूर्ण गीति नाट्य और गीति काव्य पंक्तियां, ये गीति काव्य और महत्वपूर्ण गीति नाट्य, ये थंबनेल पर लिख रखे हैं मैंने और एक वीडियो डाल रखी है और प्रश्न पूछा जाता है। और कल्याणी गीति नाट्य है, ये बात तो हमेशा पेपर में पूछी जाती है। कुछ आलोचक विद्वान भारतेंदु कृत भारत जननी को प्रथम गीति नाट्य मानते हैं, तो प्रसाद युगीन गीति नाट्य यहाँ पर भी दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रसाद के युग में कौन कौन से गीति नाट्य थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीति नाट्य है, मैथिली शरण गुप्त का अनज्ञ गीति नाटक है, हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, भगवती चरण वर्मा का तारा, ये मैंने उसमें भी बता रखा है, उसमें बता रखा है ये भी, उदय शंकर भट्ट का मत्स्य गंधा, विश्वामित्र, सुमित्रा नंदन पंत के रजत शिखर और शिल्पी, गिरजा कुमार माथुर का कल्पांतर और अंधा युग धर्मवीर भारती का, ये सारे मैंने उस वीडियो में अलग से एक वीडियो डाल रखी है ताकि आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है, मतलब गीति नाट्य भाव नाट्य जो हैं उन्हें गीति नाट्यों को भाव नाट्य की संज्ञा दी है डॉक्टर नगेंद्र ने। और समस्या नाटक का प्रवर्तन हिंदी में अंग्रेजी इब्सन एवं बर्नार्ड शो के प्रभाव से हुआ। प्रमुख समस्या नाटक कौन कौन से, ये देख लेते हैं। देखो ये आ गया, लक्ष्मी नारायण मिश्र के अभी हमने पढ़े थे, राक्षस के मंदिर में जाते हैं, ये समस्या नाटक है। सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली और आधी रात, ये सारे कैसे नाटक है, समस्यात्मक नाटक हैं और लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक है, इसके बारे में मैंने सारा समझा दिया है। उपेंद्र नाथ अस्क क्या करते हैं कि लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी स्वर्ग से आती है, स्वर्ग की झलक दिखाई देती है। छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, तो ये याद रखना है, अंजो दीदी भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। और स्वर्ग की झलक, जय लक्ष्मी का स्वागत, जय पराजय, अलग अलग रास्ते, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं उपेंद्र नाथ अस्क के। तो आज की वीडियो हमारी बस इतनी है, 2-4 और हैं ये जो समस्यात्मक नाटक हैं। तो भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ धुन, कैद और उड़ान, ये उसी के हैं। सेठ गोविंद दास का और देख लो, सेठ जो सेठ होते हैं भाई वो विकास तो करते ही करते हैं, साथ ही उनके पास पैसे होते हैं, सेवा भी करते हैं, सेवा करके संसार में प्रकाश फैलाते हैं। लेकिन जो सेठ होते हैं दुकानदार, उन्हें संतोष कहाँ, संतोष नहीं रहता, महत्व किसी, वो किसी को महत्व भी नहीं देते, गरीबी और अमीरी किसी भी चीज़ को महत्व नहीं देते। देखो कितनी अच्छी ट्रिक है इसकी, तो ये आपको याद हो जाएगी। और वीडियो आपको अच्छी लग रही तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। वृंदावन लाल वर्मा का खिलौने की खोज, हरिकृष्ण प्रेमी का छाया और बंधन, पृथ्वीनाथ शर्मा का दुविधा और अपराधी और साथ, अगर आप ये करें तो कर लें, लेकिन मुझे ये कोई भी इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, विष्णु प्रभाकर का जो समस्यात्मक नाटक है डॉक्टर और युगे युगे क्रांति, और विष्णु प्रभाकर के 1-2 नाटक और हैं, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, समाधि, ये 3-4 नाटक हैं जिनको सीक्वेंस से लगाना भी अक्सर पेपर में आता है। तो इसके बाद वाली वीडियो में हम प्रसादोत्तर नाटक पढ़ेंगे। आज की वीडियो हमारी इतनी थी। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बहुत ही अच्छी वीडियो आज की बनी है जिसमें कि हमने जयशंकर प्रसाद के नाटक पढ़े, काफ़ी मन करके आज की वीडियो बनाई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक होने चाहिए, शेयर भी होना चाहिए और सब्सक्राइब भी बढ़ने चाहिए इसके साथ, ताकि अगली वीडियो इससे भी अच्छे कंटेंट के साथ आए। धन्यवाद।